हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जो कि बेस्ड है अलजेब्रिक मेथड पे। अलजेब्रिक मेथड के बारे में हमने अच्छे से समझा है कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, ग्राफिकल, अलजेब्रिकल। ग्राफिकल मेथड हमने समझ लिया है और अलजेब्रिक मेथड में हमने देखा कि तीन मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो ये एक्सरसाइज बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। उस कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. Solve the following pair of linear equations by the substitution method. And first आपके सामने given है x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4. दो equations आपको given है. So, जो चीज़ें हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं. गिवन इक्वेशन नंबर 1, x plus y is equal to 14 and equation number 2, x minus y is equal to 4. अब हमें क्या करना होता है, किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं. सो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम equation 1 we get इक्वेशन है हमारे पास x plus y is equal to 14 and here we have x is equal to 14 minus y. अब जो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आई है, अब हम इसे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2. नाउ सब्स्टिट्यूट x is equal to 14 minus y. अब इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. x के प्लेस पे हमने पुट करा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, y इज इक्वल टू 5. सो एक वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाल ली. अब हमें निकालनी है अनदर वेरिएबल की वैल्यू. अब इस वेरिएबल की वैल्यू को आप अनदर इक्वेशन में पुट कर दोगे. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y दैट इज 5 इन इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. x प्लस वाई के प्लेस पे लिखा हमने 5 इज इक्वल टू 14. सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, 9. सो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना था, सॉल्यूशंस फाइंड करने थे, इक्वेशन के वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी थी. एक वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाली है 5 और दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आ गई 9 बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्लियर? चलिए नोट करें इसे. सेकेंड पार्ट, दो इक्वेशंस हमें गिवन है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. सो गिवन equation 1, s minus t is equal to 3. equation number 2, s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6. अब from equation 1, किसी भी equation को आप ले सकते हो. if from equation 1 we get किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू, चाहे s की ले चाहे t की ले. इक्वेशन हमारे पास है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी. अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन नंबर 2. नाउ सब्स्टिट्यूट s इज इक्वल टू 3 प्लस t in another equation, that is equation number 2. अब equation number 2 हमारे पास given है s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6. s के प्लेस पे रखा हमने 3 plus t upon 3 plus t upon 2 is equal to 6. Now here we take the LCM of denominators, 6
Now 2 multiply by 3 into t plus 3 into t, 3t is equal to 6. Now 6 will come on the right side of the equation. 2 into 3, 6 plus 2t plus 3t is equal to 36. 6 plus 5t is equal to 36. Here we have the value of t is 36 minus 6, 30. 30 divided by 5 we get 6. So एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई है. अब इस वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं. नाउ put this value, t is equal to 6 in equation 1. इक्वेशन 1 हमारे पास क्या गिवन है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3. हियर वी हैव s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 9. सो एक वेरिएबल की वैल्यू आई 6 और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई 9. क्लियर? दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. नोट करें इसे. थर्ड पार्ट, दो इक्वेशंस हमें गिवन है. गिवन equation number 1, 3x minus y is equal to 3. Equation number 2, 9x minus 3y is equal to 9. Now from equation 1 we get equation 1 है 3x minus y is equal to 3 और यहाँ पर हम 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई. सो y की वैल्यू हमारे पास आई है. अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है. नाउ सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3. अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 2. अब सब्स्टिट्यूट करके हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 है 9x minus 3y is equal to 9. 9x minus 3 into 3x minus 3, y की वैल्यू हमने रखी. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा. 3 3 is 9, माइनस माइनस प्लस. अब यहाँ पर हमें वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 9x आपस में कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ 9 इज इक्वल टू 9 हमारे पास रिमेनिंग रहा है. ठीक है. अब यहाँ पर तो x की वैल्यू निकालनी थी और x खुद ही कैंसिल हो गया. सो इस तरीके की इक्वेशंस जहाँ पे वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, इट मीन्स उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं. और उन पेयर्स का ग्राफ कैसे बनता है, कोइंसिडेंट लाइंस, जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. क्लियर? सो इस तरीके के इक्वेशंस जहाँ पे वेरिएबल ही कैंसिल हो जाए तो वहाँ पर उनका कोई एक सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे. सिमिलरली अब यहाँ पर तो x की वैल्यू कुछ आई नहीं है क्योंकि x कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू भी नहीं आएगी, y भी कैंसिल होगा. क्लियर? सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस पेयर ऑफ linear equation has infinite number of solutions. Infinite number of solutions for x and y both. x और y की वैल्यूज यहाँ पे कोई एक नहीं, इनफाइनाइट आ सकती है. क्लियर? तो यहाँ पर जब भी वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट मीन्स उन पेयर्स के सॉल्यूशंस हमें इनफाइनाइट मिलेंगे और ग्राफिकली उनका हमें कैसा रिप्रेजेंटेशन मिलता है, कोइंसिडेंट लाइंस. क्लियर? चलिए नोट करें इसे. फोर्थ पार्ट, गिवन इक्वेशन 1, 0.2x प्लस 0.3y 1.3. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो ये हम इसको लिख सकते हैं 2/10x, 3/10y, 13/10
और यहाँ से 10 एलसीएम लेके यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, 10 से 10 कैंसिल और हमारी इक्वेशन मिलेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 में भी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इसको हम लेबल कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 डैश वी गेट इक्वेशन 1 जो हमने न्यू बनाई है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है हमें इक्वेशन नंबर 2 में। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x which is 13 minus 3y upon 2 in equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। नाउ 4 मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 2 से 2 4 कैंसिल, यहाँ पर 2 इंटू 3 वी गेट 26, 2 इंटू 3 वी गेट 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सो ये माइनस y यहाँ पे जाके प्लस y हो गया, 23 माइनस 26 वी गेट 3। सो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ y इज 3। नाउ पुट दिस वैल्यू in equation 1 which is equal to 2x plus 3y is equal to 13, 2x is equal to 3 3 is 9, 13 minus 9 we get 4 and x की वैल्यू आ गई 2। सो अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। यही हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने थे, नोट करें इसे। नेक्स्ट पार्ट, दो इक्वेशंस हमें गिवन है। गिवन इक्वेशन 1 √2x √3y is equal to 0 and equation number 2 √3x minus √8y is equal to 0। सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी फॉलो करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, एक वेरिएबल की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है अनदर इक्वेशन में। सो इक्वेशन 1 में तो हमारे पास गिवन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। सो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 इंटू y इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3x मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √2 माइनस इंटू y इंटू y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 इंटू √3 वी गेट 3 अपॉन √2 सेम रहा इंटू y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। नाउ बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स √2 माइनस 3y इंटू, अब यहाँ पर माइनस √8 और √2 मल्टीप्लाई विल बिकम √16
इंटू वाई इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 2 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा। Here we have माइनस 3y और अंडर रूट 16 को ओपन करेंगे तो वी हैव 4y। अब यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 16 की क्या वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 4 भी और प्लस 4 भी। अब अगर इसको 1 बाय 1 माइनस लें और प्लस लें, दोनों ही केसेस में हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है y की, y इज इक्वल टू 0। और अगर यहाँ पर माइनस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 0 लेते तब भी हमारे पास y इज इक्वल टू 0 ही आता। ठीक है, सो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, अब हमें निकालनी है x वेरिएबल की वैल्यू। नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमने रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू 0, वी हैव 0 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। क्लियर, दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 0। नोट कर रहे हैं इसे, देन नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट 6th पार्ट, गिवन इक्वेशन नंबर 1 3x upon 2 minus 5y upon 3 is equal to minus 2. Equation number 2 x upon 3 plus y upon 2 is equal to 13 upon 6. इसे further simplify कर सकते हैं by taking the LCM of the denominators. Here we have 6 and 3 into 3 we get 9x minus 5 2 is 10 is equal to minus 2. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा, देन वी हैव 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। सो अब हम इस इक्वेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। हमने फ्रैक्शंस को नॉर्मल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स 6, हियर वी हैव 2x, हियर वी हैव 3y is equal to 13 upon 6. 6 will multiply by 13 upon 6 and the equation will become 2x plus 3y is equal to 13। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अब इसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 विच इज न्यू, दैट इज 9x minus 10y इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आता है, 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। नाउ सब्स्टिट्यूट, अब हम x की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। Now substitute value of x which is equal to minus 12 plus 10y upon 9 in equation number 2, new one। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन हमने बनाई है वो है 2x plus 3y is equal to 13। अब यहाँ पे x के प्लेस पे वैल्यू रखते हैं, 2 मल्टीप्लाई माइनस 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 9 3 27 और 9 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाके 13 से मल्टीप्लाई हो गया 13 इंटू 9। क्लियर, नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, माइनस 25 प्लस 20 एंड 27 47y इज इक्वल टू 13 इंटू 9 वी गेट 117
47y is equal to 117 plus 24. Here we have 1, 4, 1, 141. Now y is equal to 141 divided by 47. We have 3. Clear? So y की वैल्यू आ गई. अब now x की वैल्यू हमें निकालनी है. अब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. Now put this value y is equal to 3 in equation 9x minus 10y is equal to minus 12. 9x minus 10 into 3, 30. Here we have 9x is equal to minus 12 plus 30. We have 18. X is equal to 18 divided by 9, 2. So therefore x is equal to 2. x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई. यही हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था. नोट करें. सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. So आपके सामने दो इक्वेशंस गिवन है. इन दो इक्वेशंस में दो अननोन वेरिएबल्स हैं x एंड y. एक थर्ड इक्वेशन भी गिवन है जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स अननोन है y, m एंड x. ठीक है, आपको m की वैल्यू निकालनी है. सो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m वी नीड y एंड x बोथ. तो पहले हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन उसको पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, देन m की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर? चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. गिवन इक्वेशन 1 2x plus 3y is equal to 11. Equation number 2 2x minus 4y is equal to minus 24. Now from equation 1 we get equation number 1 है 2x plus 3y is equal to 11. x is equal to 11 minus 3y upon 2. So यहाँ पर x की वैल्यू आ गई. Now substitute x is equal to 11 minus 3y upon 2. अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है हमें इन इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन नंबर 2 है 2x minus 4y is equal to minus 24. 2 multiply 11 minus 3y divided by 2 minus 4y is equal to minus 24. 2 से 2 cancel. 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24. Minus 7y is equal to minus 24 minus 11. Minus 35 minus 7y. So यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5. क्लियर? अब इस y की वैल्यू को पुट करते हैं. Now put y is equal to 5 in equation number 1. Equation 1 है हमारे पास 2x plus 3y is equal to 11. 2x is equal to 11 minus 15. x is equal to minus 4 divided by 2 minus 2. So यहाँ पर x की और y की दोनों की वैल्यू आ गई है. अब इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 3. Now by putting the values of x and y in equation y is equal to mx plus 3, what will we get? Y is equal to m into x
प्लस 3, y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 5, m इंटू एक्स दैट इज -2 प्लस 3, 5 -3 -2m, 2 डिवाइडेड बाय -2 -1 इज इक्वल टू m। सो m की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। सो पहले हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करा, x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करा, देन इस वैल्यू को पुट करा हमने इन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3 सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ m। क्लियर? नोट करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method। सो आपको अब इस क्वेश्चन में इक्वेशंस को पहले फ्रेम करना है। पहले इक्वेशंस में इक्वेशंस गिवन थी, जस्ट हमें इन्हें सॉल्व करना था। अब हम यहाँ पर पहले इक्वेशंस को फ्रेम करेंगे, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times the other, find them। सो रूल नंबर 1, what do we need to calculate? We need to calculate the numbers, एक नंबर 1 और एक नंबर 2। दो नंबर्स की बात हो रही है, दोनों ही नंबर्स हमें नहीं पता है तो हम उन्हीं को डिनोट कर देंगे किसी वेरिएबल से। सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट नंबर बी x and the second number be y। अब रूल नंबर 2, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहला रिलेशनशिप गिवन है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें गिवन है। ठीक है, सो अगर हम सपोज करें कि सेकेंड नंबर लार्जर नंबर है और जो फर्स्ट नंबर है वो स्मॉलर नंबर है, तो अगर डिफरेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लार्जर में से स्मॉलर को माइनस। सो पहली इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ठीक है, सो यहाँ पर हमने लार्जर नंबर को y मान रहे हैं और स्मॉलर नंबर को x, तो इक्वेशन बन गई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। So here we have the equation number 1। ठीक है, अब सेकेंड इंफॉर्मेशन, one number is 3 times the other। It means जो स्मॉलर नंबर, सेकेंड इंफॉर्मेशन, one number is 3 times the other number। It means कि जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 3 times ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ जो बड़ा नंबर है वही तो छोटे वाले नंबर का 3 times होगा। क्लियर? सो यहाँ पे लार्जर नंबर के लिए हमने क्या लिया है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अब इक्वेशन फ्रेम करते हैं। सो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, एक लार्जर नंबर इज 3 times द स्मॉलर वन। ठीक है, लार्जर के लिए हमने y लिया है 3 इंटू स्मॉलर, स्मॉलर को हमने लिया है x। सो यहाँ पर इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, नाउ लेबल इट एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डायरेक्टली इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ सब्स्टिट्यूट y is equal to 3x in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। y के प्लेस पे रखा हमने 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। x इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 2, वी गेट 13। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। इट मीन्स स्मॉलर नंबर जो होगा वो होगा 13। नाउ put x is equal to 13 इन इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 है y is equal to 3x। y is equal to 3 into 13 एंड y की वैल्यू आ गई हमारे पास
39। तो लार्जर नंबर हुआ 39 और स्मॉलर नंबर हुआ 13। क्लियर? नाउ देयरफॉर जो हमने x के लिए एज्यूम किया था, x को हमने एज्यूम किया था स्मॉलर नंबर से, सो x इज इक्वल टू 13 and 13 is the smaller number and y को हमने लेट करा था लार्जर नंबर के लिए, that is 39, so 39 is the larger number, larger number। यही दो नंबर्स हमें कैलकुलेट करने थे। तो पहले हमने इक्वेशंस को फ्रेम करा, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने दोनों ही नंबर्स को फाइंड करा है। क्लियर? नोट करें। सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब इस क्वेश्चन में हमें एंगल्स फाइंड करने हैं, और एंगल्स कौन से हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल्स सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री। दो एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और एक सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है? सो दो एंगल्स हैं, एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है? चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है? एंगल्स फाइंड करने हैं। सो अब एंगल्स को डिनोट करते हैं। नाउ लेट द, अब यहाँ पर दो एंगल्स हैं हमारे पास, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। सो लार्जर एंगल, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। अब सेकंड रूल, रिलेशनशिप फॉर्म करना। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या कंडीशन गिवन है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहली कंडीशन हमें गिवन है दैट लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर नंबर होगा वो स्मॉलर नंबर से, स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड है, ज़्यादा है। ठीक है? और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो उनका सम हैज टू बी 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स sum of supplementary angles, sum of supplementary angles is 180 डिग्री। और दो एंगल्स जो हमने अज्यूम किए हैं वो है x एंड y विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है? अब इक्वेशन नंबर 2, दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। लार्जर एंगल को हमने लिया है x, लार्जर एंगल is 18 डिग्री exceeds the smaller angle. Larger angle which is x 18 डिग्री ज़्यादा है स्मॉलर एंगल से। सो यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। सो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई है। अब हमें निकालनी है x और y की वैल्यू जो कि है एंगल्स। ठीक है? अब यहाँ पर हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। x के प्लेस पर हमने लिखा 180 डिग्री माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 180 डिग्री माइनस 2y इज इक्वल टू 18 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 162, y इज इक्वल टू 81। सो यहाँ y की वैल्यू आ गई हमारे पास 81 और y हमने अज्यूम किया था स्मॉलर एंगल के लिए। सो स्मॉलर एंगल आया हमारे पास 81 डिग्रीज। क्लियर? अब हमें निकालना है x की वैल्यू को, दैट इज दिस लार्जर एंगल, बाय पुटिंग दिस वैल्यू, by putting y is equal to 81 in equation 1 we get equation 1 है हमारे पास x plus y is equal to 180 डिग्री, x is equal to 180 डिग्री minus y that is 81 डिग्रीज और 99 x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और x हमने माना लार्जर एंगल को, तो लार्जर एंगल आया है 99 डिग्रीज का। क्लियर? तो अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था? हमें इस क्वेश्चन में निकालने थे लार्जर एंगल एंड स्मॉलर एंगल, जिनकी इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी और उसको हमने अज्यूम किया था x और y से, और x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ देयरफॉर लार्जर एंगल इज 99 डिग्रीज and the smaller one is 81 डिग्रीज। ठीक है, दो ही एंगल्स हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने थे, तो नोट करें इसे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. इस क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन है कि एक पर्सन ने कुछ बैट और कुछ बॉल्स खरीदे हैं, उसका कॉस्ट हमें गिवन है दो ग्रुप्स में। पहले में दिया है कि 7 बैट और 6 बॉल्स एक साथ परचेज करे तो 3800 पे करे। देन अगर उसने 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स एक साथ पे करे हैं तो उसने पे करे 1750। हमें निकालना क्या है? ईच बैट एंड ईच बॉल का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ना जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है उसी को ही हम वेरिएबल से डिनोट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट हमने अज्यूम करी बी x रुपीज। सिमिलरली अब हमें कॉस्ट अज्यूम करना है 1 बॉल के लिए b रुपीज y। रूल नंबर 2, रिलेशनशिप इन दोनों के बीच का, जिसके बेस पर हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे। और क्वेश्चन में हमें दो इंफॉर्मेशंस गिवन है। इक्वेशन नंबर 1, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स का कॉस्ट 3800। अब 1 बैट x रुपीज का है तो 7 बैट्स हो गए 7x के, 1 बॉल y रुपीज की है तो 6 बॉल्स हो गई 6y रुपीज की, जिसका टोटल कॉस्ट हमें दे रखा है 3800। सो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इंफॉर्मेशन, जिसमें उसने 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स एक साथ परचेज करे, जिसका कॉस्ट है 1750। 3 बैग्स का कॉस्ट 3x, 5 बॉल्स का कॉस्ट 5y, टोटल कॉस्ट 1750। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 7x प्लस 6y इज इक्वल 3800। अब इस इक्वेशन से हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय
7, ठीक है। अब इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ सब्स्टिट्यूट x is equal to 3800 minus 6y upon 7 in इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। x के प्लेस पर हमने लिया है 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। मल्टीप्लाई करा इसको हमने 38 इंटू 3 वी गेट 114 माइनस 18y। अब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पर 5y हो जाएगा 35y इज इक्वल टू 1750। नाउ 11,400 इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा वी गेट 17y इज इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। 11,400 प्लस 17y इज इक्वल टू 12,250। 17y अब 12,250 में से 11,400 को माइनस करेंगे। Here we have 850। y is equal to 850 divided by 1750। So y की वैल्यू हमारे पास आई है 50 और y हमने अज्यूम किया था द कॉस्ट ऑफ बॉल। सो बॉल की जो कॉस्ट है हमारे पास कितनी आ गई ₹50। सो 1 बॉल 50 रुपीज़ की है। नाउ अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ बैट को। अब कॉस्ट ऑफ बैट के लिए हमने यूज़ करा है एक्स वेरिएबल, तो एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं अब। नाउ पुट y is equal to 50 in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 7x प्लस 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 3800। 7x इज इक्वल टू 3500। 6 इंटू 50 300। 300 को 3800 में से माइनस करेंगे तो 3500 आ जाएगा और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 500 और x हमने अज्यूम किया था द कॉस्ट ऑफ बैट को। सो जो एक बैट है उसकी कॉस्ट है 500। सो दोनों की कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी थी। नाउ देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ईच बैट is ₹500 and the cost of each ball is ₹50। दोनों की कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी थी, बैट एंड बॉल की, वो हमने निकाली। ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 kilometers, the charge paid is ₹105 and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक सिटी में एक टैक्सी चार्जेस है जो फिक्स है, जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑटो के चार्जेस होते हैं। हम जब भी ऑटो में बैठते हैं तो जो उसका मीटर होता है उस पर हमेशा एक प्राइस फिक्स रहता है, 20 या 22 रुपीज़ फिक्स रहता है। उसके बाद जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है तो उसके अकॉर्डिंगली जितना जितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं उसके चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं। सपोज अगर ऑटो पे 20 रुपीज़ का चार्ज फिक्स है, 20 रुपीज़ का चार्ज फिक्स है और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस का वो प्राइस लेता है 10 रुपीज़। ठीक है, हम ऑटो में बैठे, हमने सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, सो हम उसको कितने पैसे पे करेंगे
20 जो कि फिक्स्ड है, 10 जो हमारे किलोमीटर्स का चार्ज है, तो ये हो गया 30 रुपीज। ठीक है, अगर वही डिस्टेंस 5 किलोमीटर्स का होता, सो 1 किलोमीटर का पे करते हैं 10 रुपये, तो 5 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 50, और 20 तो जो फिक्स चार्ज है वो तो उसके साथ ऐड होगा ही, तो टोटल चार्ज क्या हो गया 70। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा फेयर बनता है, कैलकुलेट होता है। क्लियर है इतना? अब क्वेश्चन में भी यही कहा है कि टैक्सी के जो चार्जेस है किसी सिटी में, कुछ फिक्स्ड चार्ज है जिसके साथ विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस कवर होगा उस फिक्स्ड चार्ज में वो एड ऑन होते चले जाते हैं। क्लियर? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो उसने पैसे पे करे हैं 105। इसका मतलब इसके अंदर 10 किलोमीटर के पैसे अलग होंगे और फिक्स्ड चार्ज के अलग होंगे। सपोज फिक्स चार्ज हमें नहीं पता कितने हैं, हमने माना x रुपीज फिक्स चार्ज के पैसे वो देता है। ठीक है, और 1 किलोमीटर के अगर चार्जेस हैं y, तो 10 किलोमीटर के चार्जेस क्या हो गए 10y, और टोटल पैसे वो पे करता है 105। क्लियर? सिमिलरली आगे वो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस जब चलता है तो उसके लिए पैसे पे करता है वो 155। इसका मतलब भी फिक्स चार्ज पैसे वो देता है, उसके बाद 15 किलोमीटर के डिस्टेंस के पैसे अलग देता है और टोटल पैसे हुए 155। क्लियर? समझ में आ रहा है कि कुछ फिक्स्ड चार्जेस हैं टैक्सी ड्राइवर के या फिर ऑटो के जो नॉर्मल डेज में भी होता है, और उसके साथ फेयर ऐड होता है जितना डिस्टेंस हम कवर करते चले जाते हैं। क्लियर? वही सिचुएशन इस क्वेश्चन में गिवन है, हमें इसको लीनियर इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज x। ठीक है, और दूसरा चार्ज फॉर पर किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज करता है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो भी हमने y अज्यूम कर लिया। क्लियर? क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोबारा से समझते हैं कि एक टैक्सी है जिसका खुद का फिक्स्ड चार्ज है और उसके बाद जितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है उसके भी अलग चार्जेस ऐड होते हैं। क्लियर? सपोज हमारे पास ऑटो का 20 रुपीज़ का फिक्स चार्ज है, हमने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर का कॉस्ट है 10 रुपीज़, सो टोटल हमने पे करे 30। सिमिलरली डिस्टेंस हमारा बढ़ता चला गया, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, 5 किलोमीटर के पैसे हुए 10 इंटू 5 50 रुपीज़, फिक्स चार्ज एज इट इज़ रहेंगे 20, टोटल पे हमने करा 70। वही सेम कंडीशन हमें इस क्वेश्चन में भी गिवन है, लेकिन ना तो हमें फिक्स चार्ज गिवन है ना ही पर किलोमीटर का चार्ज गिवन है, तो दोनों को ही हमने अज्यूम कर लिया। क्लियर? ना अब इक्वेशन फ्रेम करनी है तो रूल नंबर 2, इनके बीच का रिलेशनशिप। पहला, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। चार्जेस फॉर रुपीज for 10 kilometer distance is rupees 150। 150 है 105 रुपीज 105। ठीक है, फिक्स चार्ज है उसके x, किलोमीटर कितने कवर करे हैं उसने 10, तो 1 किलोमीटर का कॉस्ट है y, तो 10 किलोमीटर का कॉस्ट हो गया 10y प्लस उसके साथ फिक्स चार्जेस, टोटल फेयर उसका बना 105। सो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2, चार्जेस फॉर
15 kilometers is rupees 155. X फिक्स चार्जेस, डिस्टेंस कवर किया 15 किलोमीटर्स का, 1 किलोमीटर का कॉस्ट है y, 15 किलोमीटर्स का कॉस्ट हो गया 15y, टोटल कॉस्ट हुआ 155. सो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. क्लियर? अब हमें टोटल पैसे निकालने थे कि फिक्स चार्ज कितने दे रहा है और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने दे रहा है. दैट इज द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y. सो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम x और y की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दैट इज x plus 10y is equal to 105. We get x plus 10y is equal to 105. x is equal to 105 minus 10y. So यहाँ पर जो ये x की वैल्यू आई है इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 2. Now substitute the value of x, that is 105 minus 10y, in equation number 2. Equation 2 है x plus 15y is equal to 155. x के प्लेस पे रखा हमने 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 प्लस 5y. यहाँ पर अब हम 105 को यहाँ पे जाके माइनस करेंगे 50. सो y का वैल्यू आ गया हमारे पास 10. और ये y हमने क्या अज्यूम किया था? y हमने अज्यूम किया था द चार्ज फॉर पर किलोमीटर. 1 किलोमीटर का चार्ज हमने y अज्यूम किया था जो कि आया है 10 रुपीज़, कि 1 किलोमीटर के लिए वो 10 रुपीज़ का चार्ज करता है. अब हमें देखना है कि फिक्स चार्ज कितना है उस टैक्सी का. दैट इज द वैल्यू ऑफ x. बाय पुटिंग y is equal to 10 in equation 1, we get equation 1 है हमारे पास x plus 10y is equal to 105. x is equal to 10 into 10 100, 100 minus 105 5. So फिक्स चार्ज है उसके 5 रुपीज़. तो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या 105 रुपीज़ सही प्राइस बनाया है उसने 10 किलोमीटर के हिसाब से. अगर हम x फिक्स चार्ज है उसका 5, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जिसके लिए उसने पे करे हैं 10 रुपीज़ 1 किलोमीटर के हिसाब से. सो 10 किलोमीटर के हिसाब से उसने पे करे 100, तो टोटल चार्ज उसका क्या बना 105, और उतने ही उसने यहाँ पर पे करे थे. ठीक है, सो फिक्स चार्ज हमें पता चल गए और पर किलोमीटर का चार्ज भी हमें पता चल गया है. सो ये हमें कैलकुलेट करना था. उसके बाद अब हमें कैलकुलेट करना है हमें कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर, कि 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो कितने चार्जेस लगेंगे. चलो अब हम निकालते हैं चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस. x प्लस 25 किलोमीटर्स के लिए कितना पे करेगा, वो y पे करेगा और उसके अकॉर्डिंगली टोटल प्राइस उसका बनेगा फॉर द डिस्टेंस 25 किलोमीटर्स. ठीक है, और यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या कैलकुलेट करी है 5 रुपीज़.
25 किलोमीटर्स का डिस्टेंस उसने कवर किया है, जिसमें से 1 किलोमीटर का कॉस्ट है 10 रुपीज़। 25 इंटू 10, 5 प्लस 250, 255 is the cost for 25 kilometers distance. Clear? So now therefore fixed charges is rupees 5, then charges for per kilometer is rupees 10, then charges for 25 kilometers is rupees 255. ठीक है, चलिए नोट करें इसे। Fifth part, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. So इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फ्रैक्शन फ्रेम करनी है और उस फ्रैक्शन की कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन, फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगी अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए। फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर, दैट इज द जिसको हम ऊपर लिखते हैं, एंड द डिनोमिनेटर जिसे हम नीचे लिखते हैं। अगर हम इसमें दोनों में 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन बन जाएगी 9/11। और दूसरी कंडीशन हमें दी है, अगर हम यहाँ पर 2 के अलावा 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। सो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें इक्वेशन फ्रेम करनी है। इक्वेशन फ्रेम करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू आएगी और ओरिजिनल फ्रैक्शन हम निकाल सकेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमें अज्यूम क्या करना है, फ्रैक्शन में होता है एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। सो इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को वेरिएबल से डिनोट करेंगे। नाउ लेट द numerator be x and the denominator be y. Therefore जब न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बनेगी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी x upon y. X is the numerator and y is the denominator. Now according to the question क्या क्या information हमें given है, पहली information given है अगर 2 ऐड किया जाए, if 2 is added to both the numerator and the denominator, then the fraction becomes 9/11। क्या किया है हमने, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन इक्वल होगा 9/11 के। क्लियर? अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें। फर्दर सिंप्लीफाई करा हमने, ये बन गया 11x + 22 और 9y + 18। 11x - 9y = -4। तो ये आई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ सेकेंड इंफॉर्मेशन में 3 ऐड किया गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, then the fraction becomes is 5/6। ठीक है, सो यहाँ पर इक्वेशन क्या फ्रेम हो जाएगी, हमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड करना है और रिक्वायर्ड
फ्रैक्शन होगी 5/6। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15, 6x - 5y इज इक्वल टू -3। सो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई निकालेंगे, एक्स वाई है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, जब दोनों आ जाएंगे देन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन भी बन जाएगी। क्लियर? चलिए हम एक्स और वाई की वैल्यू को निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 है हमारे पास 11x - 9y is equal to -4, x is equal to 9y - 4/11. Now substitute x is equal to 9y - 4/11 in इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 6x - 5y इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे 6 इंटू x की वैल्यू 9y - 4/11 -5y इज इक्वल टू -3। 6 9s are 54, 6 4s are 24 माइनस, अब इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 55y इज इक्वल टू -33 माइनस y इज इक्वल टू -33 प्लस 24। Here we have 13 - 9 we get 13 - 4 we get 9, -9 इज इक्वल टू -y। सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। सो y हमने किसको डिनोट किया था? y हमने डिनोट किया था फॉर डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया है 9। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1 we get equation 1 is 11x - 9y is equal to -4, 11x 9 9s are 81 -4 प्लस, अब यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा, x इज इक्वल टू 77/11, x आ गया हमारे पास 7 और x हमने डिनोट किया था फॉर न्यूमिनेटर। सो अब हमारे पास डिनोमिनेटर भी आ गया, न्यूमिनेटर भी आ गया। नाउ देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9 और यही हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, चलिए नोट करें इसे। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? इस क्वेश्चन में जैकब अपने बेटे की एज से खुद की एज को कंपेयर कर रहा है, एक 5 साल पहले और एक 5 साल बाद। सो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि 5 साल बाद जो उसकी एज होगी वो अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। सपोज 5 साल बाद उसका बच्चा 10 ईयर्स का 10 ईयर्स का है, सो एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगी 30 ईयर्स। ठीक है, ये सिर्फ अभी हम अज्यूम कर रहे हैं। नाउ 5 years अगो, अब 5 साल पहले की एज को वो कंपेयर करके बता रहा है कि जितनी एज उसके बेटे की थी उसकी एज उसका 7 टाइम्स था। ठीक है, अब ना तो हमें इनकी प्रेजेंट एज के बारे में पता है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि 5 साल बाद वो कितने साल का होगा और 5 साल पहले कितने साल का होगा। ठीक है, अब हमें प्रेजेंट एज को कैलकुलेट करना है, तो प्रेजेंट एज को ही हम वेरिएबल से डिनोट करेंगे। ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? अब इसी को हम डिनोट करते हैं वेरिएबल से। लेट
present age of Jacob be X years. Similarly, the present age of son Y years. ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इन दोनों के बीच का रिलेशन, पहला रिलेशन हमें गिवन है 5 साल पहले, 5 years hence, 5 साल बाद उनकी एज क्या होगी। सो अगर वो आज x years के हैं जैकब, तो 5 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी, 5 + x, नंबर ऑफ ईयर्स ऐड हो जाएंगे हमारी एज के साथ। सो 5 years hence एज ऑफ जैकब will be x + 5 years. Similarly, सन की एज भी 5 years बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ ईयर्स उसकी एज में ऐड हो जाएंगे और एज हो जाएगी 5 + 5 years. अब 5 साल बाद वाली कंडीशन हमें क्या गिवन है, जैकब्स एज will be 3 times of his son's age. जैकब्स एज है x + 5, 3 times son's age, that is y + 5. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x - 3y, 15 - 5, 10. सो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1. क्लियर। अब हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन गिवन है 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago एज ऑफ जैकब वॉज, अब 5 साल पहले वो कितने ईयर्स का रहा होगा, नंबर ऑफ ईयर्स माइनस हो जाएंगे, x - 5 years. सिमिलरली एज ऑफ हिज सन वॉज, उसकी एज में भी से 5 years माइनस हो जाएंगे, हिज एज वॉज y - 5 years old. ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें बोला गया है कि 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times of his son's age. जितनी भी उसके बेटे की एज थी उसका वो 7 times था, 7 into y - 5 जैकब्स एज, दैट इज x - 5. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो हमारे पास इक्वेशन 2 बनेगी, x - 7y = 35 - 35 + 30, we get -30. सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सो दैट हमारे पास प्रेजेंट एजेस आ जाए जैकब और उसके सन की. क्लियर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 है हमारे पास x - 3y = 10. सो यहाँ पर आ गया x = 10 + 3y. अब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x = 10 + 3y इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 है हमारे पास x - 7y = -30, x 10 + 3y - 7y = -30, -4y = -40, सो y = 10. सो ये y की वैल्यू आई है 10 और y हमने लिया था दिस एज ऑफ सन, तो सन की एज, प्रेजेंट एज क्या हुई, 10 years. सो आज वो 10 years का है. ठीक है, नाउ
y is equal to 10 in equation 1. Equation 1 है x minus 3y is equal to 10. x 10 plus 30. सो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 40 और x हमने माना था एज ऑफ जैकब. सो जैकब की एज है आज प्रेजेंट एज दैट इज 40 years. नाउ therefore Jacob's present age is 40 years and his son's age is 10 years. क्लियर? दोनों की प्रेजेंट एज हमें कैलकुलेट करनी थी, सो अब हमने निकाल ली है. नाउ कॉपी दैट.